नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। मेरी माया को गुजरे 10 साल हो चुके हैं। आज मैं उसी बगीचे में खड़ा हूँ जहाँ हम अक्सर मिला करते थे। मेरी माया को ये बगीचा बहुत पसंद था। शहर से दूर नदियों और पहाड़ों के बीच बना बगीचा कितना सुंदर था। यूँ तो हम गाजियाबाद में रहते थे, लेकिन हमें यहाँ आना अच्छा लगता था। कितनी शांति है यहाँ, ना कोई भीड़ है ना ही कोई शोरगुल। मैं जब भी इन फूलों को देखता हूँ तो मुझे माया की याद आती है। वो मुझसे कहती थी, विक्रम प्लीज़ फूलों को मत तोड़ो, इन्हें दर्द होगा। मैं माया की बातों पर हंस दिया करता था और कहता था, क्या माया कुछ भी, ये इंसान है जो दर्द होगा। फूल तोड़ने के लिए होते हैं, इन्हें दर्द नहीं होता। ये देखो, मैं पहले फूलों को तोड़ता और फूलों का गदा बना कर ले जाता। तो मैं आज माया से कहना चाहता हूँ, तुम सही थी। मैंने देखा है इन फूलों को रोते हुए। तुम्हारे जाने के बाद फूल मुरझा से गए थे। ना कोई उन्हें देखने वाला था और ना कोई सेवा करने वाला। मैंने 3 महीने में बगीचे को फिर से हरा भरा बना दिया है। बगीचे के बीचों बीच खड़ा आम का पेड़ कितना बड़ा हो गया है। इसे मेरी माया ने लगाया था। मेरी माया ही थी जिसने मुझे पेड़ पौधों का महत्व समझाया। जब मैं यहाँ नहीं होता था तो घंटों उनसे बात करती थी। वो कहती थी, इन सब के बगैर हम जी नहीं सकते। अगर ये ना होते चारों तरफ अशांति होगी, हम भूखे मर जाएंगे। इसीलिए हम पेड़ पौधों की कदर करें। मेरे बाद वो किसी किसी चीज़ से प्यार करती थी, वो थे पेड़ पौधे। दोस्तों, मैं आपको बगीचे की खास बात बताना तो भूल ही गया। उस बगीचे का एक रास्ता नदियों के बीच से होकर गुजरता था। उस जगह को बड़ी खूबसूरती से बनाया गया था। वहाँ की हवाएं बहुत तेज चलती थीं और वहाँ अक्सर पक्षियों का जमा बड़ा लगता था। इस तरह जगह को मैं कभी भूल नहीं सकता। हम जब भी यहाँ आते थे तो इस जगह पर ज़रूर आया करते थे। हम यहाँ घंटों बात किया करते थे और पहाड़ों से घिरे वादियों में खो जाया करते थे। मुझे याद है वो दिन जब माया पहली बार मुझे यहाँ लेकर आई थी। उसने मुझसे कहा था, विक्रम तुम अपनी आंखें बंद करो और लंबी सांस लेकर इन हवाओं को महसूस करो। मैंने अपनी आंखें बंद कीं और जैसा माया ने कहा मैंने वैसा ही किया। विक्रम, तुम्हें कुछ आवाज़ सुनाई दी। हवाएं आपस में बात कर रही हैं। चलो मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाती हूँ, माया ने कहा। माया मुझे अपने साथ पक्षियों के बीच में ले गई और कहा, विक्रम यहाँ 100 से भी अधिक जातियों के पक्षी हैं जो कभी लड़ते नहीं, हमेशा एक साथ रहते हैं। इनकी खास बात जानते हो क्या? अगर इन पे कोई विपत्ति आ जाए तो वो डरते नहीं, बल्कि मिलकर सामना करते हैं। काश हम में भी इनकी तरह एकता होती तो हम कभी जाति और धर्म के नाम पर नहीं लड़ते। हम पता नहीं क्यों किसी की भी बातों में आ जाते हैं और एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। मुझे विश्वास है कि वो दिन जल्द आएगा जब हम जाति और धर्म के नाम पर नहीं लड़ेंगे। मैंने माया को देखा पक्षियों को दाना डालते हुए। उस दिन वो कितनी खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी मीठी आवाज़, जिसके बोलने पर पक्षी उसके आगे पीछे चले आ रहे थे। वो पक्षियों के बीच में खड़ी थी। जब उसने मुझे प्यार से देखा तो लगा मुझे सीने में तीर लगा है। उसने मुझे आने का इशारा किया और मैं कुछ ही कदम बढ़ा ही था कि मेरा पैर मोर के पंख पर पड़ गया। मोर ने मुझे दौड़ा दिया।
मैं आगे आगे भाग रहा था और पक्षी मेरे पीछे पीछे। मैं जब भी उस दिन को याद करता हूँ तो मेरी हंसी छूट जाती है। अगर माया ना होती तो शायद सारे पक्षी मुझे मार डालते। माया ने मुझे दोस्ती कराया और सारे पक्षियों के साथ रहना सिखाया। हम जब कभी उदास होते थे तो इनके साथ खेला करते थे। वाकई में ये जगह हमारे सारे दर्द मिटा देती। ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं। हमने तो इस जगह का नाम भी रखा है बगीचे का स्वर्ग। मुझे याद है वो दिन जब हमारी शादी हुई थी और हम यहाँ पक्षियों के बीच खेल रहे थे। मेरी माया सबसे अलग थी। शाम को शादी थी और सुबह हम छुपते छुपते घर से निकल गए थे। हमारा परिवार उस दिन हमें खोजता रहा और हम इधर मज़े करते रहे। उन्हें तो लगने लगा था कि हम कहीं भाग तो नहीं गए। उन्होंने तो पुलिस कंप्लेन भी कर दी थी। मेरी माया बहुत शांत और नटखट थी। सारा आइडिया उसी का था। वो नहीं चाहती थी कि हमारी शादी बोरिंग हो, बल्कि वो तो हमारी शादी को यादगार बनाना चाहती थी। हम जब शाम को घर पहुँचे तो हमें बहुत डांट पड़ी। उस दिन जब मैं माया बगीचे में थे तो उसने मुझसे एक इच्छा जाहिर की थी। मेरा सर माया की गोद में था और वो मेरे बालों को फैलाते हुए कह रही थी, विक्रम, मुझे ये बगीचा बहुत पसंद है। क्या तुम मेरे लिए खरीद सकते हो? मैंने कहा, माया, इस वक्त मेरे पास पैसे इतने नहीं हैं, पर हाँ, एक दिन ज़रूर खरीद दूँगा। आज मैं माया से कहना चाहता हूँ कि मैं पूरा बगीचा खरीद लिया है और जानती हो, इस बगीचे का नाम मैंने तुम्हारे नाम पर रखा है, माया गार्डन। काश मैं ये शब्द माया से कह पाता। आज मेरे पास सब कुछ है तो तुम नहीं हो। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन जब माया ने राहुल को जन्म दिया। कितने खुश थे हम राहुल को लेकर। हमने राहुल के लिए ढेर सारे सपने देखे थे। मैं चाहता था कि राहुल मुझसे भी बड़ा बिजनेसमैन बने, पर मेरी माया चाहती थी कि वो रोनाल्डो की तरह फुटबॉलर बने। हम दोनों में से कोई मानने को तैयार नहीं था। फिर हमने अंत में निर्णय लिया कि राहुल वही बनेगा जो वो खुद चाहेगा। माया राहुल से कहती थी, अले अले मेरा राहुल बेटा, तुम्हारे पापा कितने अच्छे हैं। तुम्हारे लिए दूध गर्म करते हैं, पिलाते हैं, तुम्हें नहलाते हैं, तुम्हारी मालिश करते हैं, डायपर बदलते हैं और ढेर सारे खिलौने लेकर आते हैं। देखो तो वो कोई काम नहीं करने देते। मैंने कहा, तुम भी ना माया, राहुल मेरा बेटा है और उसका ध्यान उसके पापा नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। और माया, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। विक्रम, सच में तुम एक अच्छे पिता हो और एक अच्छे पति हो। मैं लकी हूँ जो मुझे तुम मिले। मैं इन शब्दों को जब भी याद करता हूँ तो रो पड़ता हूँ। मैं इनमें से कुछ भी नहीं बन पाया, ना एक अच्छा पिता और ना ही एक अच्छा पति। मैं शादी के 5 सालों को अपने अंदर समेट लेना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरी ज़िंदगी नरक बन गई। मैं उस दिन को कोसता हूँ जब मेरा बिजनेस पार्टनर रस्तोगी मेरी ज़िंदगी में आया। मुझे नहीं पता था कि वो मेरी तरक्की से जलता है। उसी ने मुझे शराब की लत लगवाई। मैंने तो मना करता रहा था, पर वो कहता था, विक्रम, शराब रईसों का वो रसपान है जो सिर्फ आनंद ही आनंद देता है। इसके बगैर ज़िंदगी अधूरी है। यही तो मर्द की असली पहचान है। नहीं रस्तोगी, मैंने माया से वादा किया है कि मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। ओ कॉमन यार, परिवार के मोह माया में फंसोगे तो कभी ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। मुझे देखो, मैं आज 10 कंपनी का मालिक हूँ और तुम सिर्फ 5 कंपनी के। मेरे पास अरबों रुपए कैश पड़े हैं और तुम्हारे पास 10 करोड़।
भी नहीं है। तुम जानते हो ये सब मैंने कैसे किया है। इस शराब की वजह से इसी ने मुझे परिवार से दूर रखा है और आज मैं कनाडा का नामी बिजनेसमैन हूँ। अगर मैं तुम्हारी तरह सोचता तो ये सब कभी नहीं कर पाता। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि ये सब मैंने 2 सालों में अचीव किया है। तुम्हें अगर मेरी तरह अरबों में खेलना है तो अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और मैं आज कामयाब इसीलिए हूँ क्योंकि मैं कभी अपने काम के बीच अपने परिवार को नहीं लाता। इसीलिए चोंचलेबाजी छोड़ो और शराब पियो। मैं पता नहीं कब रस्तोगी के भंवर में फंसता चला गया। उसके मीठे शब्दों ने मुझ पर जादू कर दिया और शराब पीने पर मजबूर कर दिया। उस रात के बाद मैं हर रात शराब पीने लगा। रस्तोगी मुझे हर ब्रांड के शराब पिलाने लगा। मुझे कुछ ही महीनों में शराब की लत लग गई। अब मेरा शराब के बिना जीना मुश्किल था। इसी बात का फायदा रस्तोगी ने उठाया और उसने शराब में नशीली दवाई मिलानी शुरू कर दी। मैं उस दवाई का नाम तो नहीं बता सकता था, पर उसका सेवन करने के बाद मैं 3 दिन तक नशे में रहता था। रस्तोगी बहुत शातिर था। वो मेरी पत्नी से अच्छी तरह वाकिफ था, इसीलिए उसने मुझे बिजनेस के बहाने 2 साल माया से दूर रखा। उसने मुझे कनाडा के माहौल में इस कदर ढाला कि मैं अपनी माया को भूल गया। मैं हर वक्त नशे में डूबा रहता था। मुझे ना दिन ना पता चलता था रात का। मैं शुरू की दिनों में फ़ोन से बात करता था, पर जैसे जैसे नशे का असर पड़ता गया मैं माया को भूलता गया। अब तो 6 महीने हो गए थे उस बात से बात करते हुए। उसने जब भी मुझसे बात करने की कोशिश करती तो रस्तोगी बहाने बना दिया करता था। मेरी माया बहुत तेज और समझदार थी। उसने देखा मेरे बिजनेस के शेयर को गिरते हुए। हमारी कंपनी के बुरे हालात को देखकर वो समझ चुकी थी कि रस्तोगी कोई बड़ा गेम खेल रहा है। उसने पुलिस की मदद ली और मुझे कनाडा आ गई। जब माया मुझसे मिलने आई तो उस वक्त मैं नशे में था। उसने देखा मेरे कमरे में शराब की बोतलें पड़ी थीं। मेरी माया ने मुझे उठाने की कोशिश की। विक्रम उठो, मैं माया तुम्हें लेने आई हूँ, चलो घर चलो। मैंने नशे में कहा, कौन माया? मैं किसी माया को नहीं जानता। मैं सिर्फ इस शराब के बोतल को जानता हूँ। जाओ मेरे लिए शराब लेकर आओ। उस दिन मैंने पहली बार माया को रोते देखा। उसे मेरी हालत पर तरस आ रहा था। उसने अपनी नज़रें घुमा लीं और खुद को संभाला। मेरी माया ने रस्तोगी से पाई पाई का हिसाब लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। रस्तोगी कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं था, वो तो एक ब्रोकर था जिसने सैकड़ों लोगों को ठगकर करोड़ों कमाए थे। मेरी माया थी जिसने मुझे इंडिया वापस लाया। अगर वो ना होती तो शायद मैं कब का मर गया होता। मेरी माया ने बिजनेस तो संभाल लिया था, पर वो मुझे संभाल नहीं पाई। मेरा नफ़ा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। डॉक्टर ने माया को सलाह दी कि मेरा इलाज नशे वाले अस्पताल में कराएं, पर वो तैयार नहीं हुई। वो नहीं चाहती थी कि मेरा इलाज पागलों की तरह हो और मुझे किसी कष्ट से गुजरना पड़े। मेरी माया ने बहुत कोशिश की मेरा नफ़ा उतारने की, पर वो नाकामयाब रही। मुझे याद है जब मेरे बेटे की शादी थी और किसी नाले में पड़ा हुआ था, मेरी माया ने ही सब कुछ संभाला था। अगर वो नहीं होती तो मेरे बेटे की शादी धूमधाम से नहीं हो पाती। सुबह मैंने देखा अपनी बहू सुहानी को, कितनी सुंदर और सुशील थी।
बिल्कुल मेरी माया की तरह। आखिर थी भी तो उसी की पसंद। मैं पहले से कमज़ोर पड़ने लगा था। नशीली दवाओं की वजह से मेरा खाना पीना छूट गया था। मेरी बिगड़ती हालत को देखकर डॉक्टर ने कहा कि अगर मैंने नशीली दवाई कुछ दिन और ली तो मेरी मृत्यु निश्चित। नशा एक ऐसी चीज़ है जो किसी के ऊपर हावी हो जाए तो उसका छूटना नामुमकिन सा हो गया था। मेरे साथ भी यही समस्या थी। डॉक्टर के मना करने के बावजूद मैंने उस रात शराब पी। मैं नशे की हालत में घर पहुंचा, पर घर सिर्फ माया थी। मैंने माया को देखा, वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैंने उससे पूछा, मुझसे क्या छुपा रही हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। रुको, दिखाओ मुझे, तुम मुझसे क्या छिपा रही हो? जब उसने मुझे नहीं बताया तो मैंने उससे छीनने की कोशिश की। उस छीना झपटी में नशीली दवाई का डिब्बा गिर गया और मैंने देख लिया। मैंने उठाने की कोशिश की तो उसने मुझे धक्का दे दिया। मैं उससे कहता रहा, मुझे डिब्बा दे दो, पर उसने मुझे नहीं दिया। मुझे दवा न मिलने के कारण मैं खुद पर काबू खो रहा था और मेरा सर फटा जा रहा था। मैंने पास रखा चाकू उठाया और उसे मार दिया। उसकी चीखें निकल पड़ीं। कुछ पल के लिए मैं जागा। ये मैंने क्या कर दिया? माया ने झट से मेरा हाथ चाकू से हटा दिया और अपना हाथ चाकू पर रख दिया। वो नहीं चाहती थी कि मुझे कत्ल के इल्ज़ाम में जेल जाना पड़े। मेरी माया ने मुझे भागने को कहा, पर मैं नहीं भागा। उसने मुझे कसम दे दी और मुझे जाना पड़ा। कितनी अच्छी थी माया, मरते वक्त भी मेरा भला सोच रही थी। और मैं कितना बेरहम था, जिसने अपनी पत्नी को ही मार डाला। मैं दरवाजे तक ही पहुंचा था कि मेरा सर लोहे से टकराया और मैं नीचे गिर गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल में था। मैंने देखा मेरे चारों तरफ पुलिस पड़ी है। उन्होंने मुझसे कई सवाल पूछे। आपके सर पर चोट कैसे लगी? घर में चोर आए थे क्या? आपकी पत्नी को चाकू किसने मारे? कहीं आपने तो नहीं मारे? मैंने सोच लिया कि मैं पुलिस को बता दूंगा कि माया को चाकू मैंने मारा है। मैं उनसे सच कहने ही वाला था कि बगल वाले रूम से आवाज़ आई, पेशेंट को होश आ गया है। पुलिस जल्दी से बगल वाले रूम में गई और भागी और मैं उसके पीछे भागा। पुलिस वालों को यकीन था कि मैंने ही अपनी पत्नी को मारा है, इसीलिए उन्होंने मुझसे जुड़े कई सवाल माया से पूछे, पर उसने सच नहीं बताया। उसने बस इतना कहा, मेरे पति ने मुझे मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि मुझे बचाने की कोशिश की। उन्होंने मुझे चोरों से बचाया है। मेरे पास वक्त बहुत कम है, तो क्या मैं अपने पति से मिल सकती हूँ? मैं माया के पास गया। माया, तुम ठीक हो? हाँ, और तुम? मैं भी ठीक हूँ। तुमने पुलिस को सच क्यों नहीं बताया? मेरे पास इन सवालों का जवाब नहीं है। तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। वो मुझसे नाराज़ थी, इसीलिए उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो। मुझे मेरी गलती की सज़ा मिलनी चाहिए। मैं पुलिस को सब सच बता दूंगा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम्हें मेरी कसम है। तुम याद रखना। अच्छा, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। पूछता हूँ कि वो मेरी माया को अस्पताल से डिस्चार्ज कब करेंगे। विक्रम, मेरे पास वक्त बहुत कम है। आज से मेरे परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है। मुझसे वादा करोगी तुम मेरे परिवार को टूटने नहीं दोगे और आज के बाद कोई शराब नहीं पियोगे, ना ही कोई नशा करोगे। माया, मैं तुमसे वादा करता हूँ, पर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरी गलती की मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो।
मैं रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, पर माया जा चुकी थी। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे काला दिन था। उस दिन मैंने अपनी प्यारी माया को खोया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिसके लिए मैं अपनी जान देने की बात करता था उसकी मैं जान लूँगा। 13 दिन बाद मेरी माया का 13वीं था। सारे मेहमान आए हुए थे और मेरा बेटा शराब पीकर आया था। उसने आते ही सबको गालियाँ देनी शुरू कर दी। मैंने सुहानी को इशारा किया कि वो जाकर राहुल को संभाले। उसने संभालने की कोशिश की तो राहुल ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। मैं भी गया था संभालने, ये सोच कर कि वो अपने पिता की बात सुनेगा, पर उसने भी मुझे थप्पड़ मार दिया। कितना शर्मनाक था मेरे लिए अपने बेटे के हाथ से थप्पड़ खाना। मुझे एक एक करके सारी गलतियों की सज़ा मिल रही थी, और मिले भी क्यों ना, आखिर अपने बेटे को पीना भी तो मैंने ही सिखाया था। मैंने ही कहा था कि तुम विक्रम राठौर के बेटे हो, जूस पीना छोड़ो, शराब पियो। 16 साल का था जब मेरा बेटा, मैंने उसे शराब पिलाया था। मेरा बेटा भी वही कर रहा था जो कुछ दिन पहले मैं माया के साथ कर रहा था। माया के जाने के बाद मैं सदमे में रहने लगा था। ना मुझे खुद का ख्याल था ना दूसरों का। मैंने शराब पीना छोड़ दिया था, माया के गम में डूबा हुआ। मेरी गलतियों की मुझे सोने नहीं देती थीं। जब भी मैं आंख बंद करता तो मुझे खून से लथपथ मेरी माया दिखती थी। हर पल मुझे ऐसा लगता था कि मेरी माया मेरा पीछा कर रही है, और जब भी मैं उसके पास जाता तो वो गायब आती और मैं जोर से चिल्लाता। मैं जानता था कि माया तुम मेरे आसपास हो, मुझे तुम जो सज़ा देना चाहती हो दे दो, पर प्लीज़ मुझसे बात करो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मैं माया के गम में पागल सा हो गया था। खुद से बात करना, खुद को गाली देना, खुद को पीटना मेरी आदत बन गई थी। हर गलती के लिए खुद जिम्मेदार था। अगर मैं समझदार होता तो ऐसी गलती कभी नहीं होती। कुछ दिन में मेरी हालत ऐसी हो गई कि मैं राह चलते हर इंसान को कहने लगा, मैंने मेरी माया को मारा है इस चाकू से, लो मुझे भी मार दो। मैंने 3 बार जान देने की कोशिश की, पर पता नहीं कैसे बच गया। शायद मेरी माया ने बचाया था। ऐसा क्यों होता है जब हमारे अपने पास होते हैं तो हम उसकी कदर नहीं करते। काश मैंने की होती, आज मेरी माया मेरे साथ होती। दोस्तों, हमेशा अपनों की कदर करना चाहिए, उनकी इज्जत करना, वरना तुम्हारी भी हालत मेरी जैसी हो जाएगी। कभी कभी हम अनजाने में ऐसी गलती कर बैठते हैं कि उसे चाहे कर भी वापस नहीं ला सकते। उसके बिछड़ने का गम क्या होता है मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।